वोट के बदले नोट मामले में बड़ा फैसला, कानूनी छूट देने से इनकार, अब एमपी एमएलए पर भी चलेगा मुकदमा। ईडी के 8वें समन पर भी नहीं पेश होंगे सीएम केजरीवाल, बोले सवालों का जवाब देने के लिए तैयार। सीएम योगी को मिली बस बम से उड़ाने की धमकी, कंट्रोल रूम में आए कॉल से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। लोकसभा चुनाव के बाद होगा पूर्वांचल राज्य का गठन, राजभर बोले पीएम मोदी और अमित शाह से हो गई बात। यूपी में खराब मौसम पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, फसलों के नुकसान पर मिलेगा मुआवजा, आंकलन का आदेश जारी। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ ना। सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में एक बड़ा फैसला किया। अब अगर सांसद पैसे देकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ केस चलाया जाएगा, यानी अब उन्हें इस मामले में कानूनी छूट नहीं मिलेगी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पिछले फैसले को पलट दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव के फैसले को पलट दिया। 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से तय किया था इस मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के चलते अब सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते। बता दें, 5 सदस्यीय पीठ ने इस केस से जुड़े मसले को व्यापक और जनहित से जुड़ा हुआ मानते हुए 7 सदस्यीय पीठ को सौंपते हुए तब कहा गया था कि यह मसला राजनीतिक सदाचार से जुड़ा हुआ है। संसद और विधानसभा सदस्यों को छूट का प्रावधान इसलिए दिया गया है ताकि वे मुक्त वातावरण और बिना किसी परिणाम की चिंता के अपने दायित्व का पालन कर सके। शराब घोटाले से जुड़े कथित मामले में 8 समन जारी होने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब दिया। सीएम केजरीवाल ने कहा है, समन गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वो ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी है। केजरीवाल ने कहा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब देंगे। बता दें कि ईडी ने सीएम केजरीवाल को 8वां समन जारी करते हुए 8 मार्च को पेश होने के निर्देश दिए और इससे पहले जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 22 फरवरी को 7वां नोटिस जारी किया। तब सीएम केजरीवाल को 26 फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने नोटिस को गैरकानूनी बताया और एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए भी कहा। बता दें, 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई थी। इस नीति के आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई, जिसके बाद शराब पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गईं और इस नीति को लाने के पीछे सरकार का तर्क था, इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल बढ़ा तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने हज दिशा निर्देश 2024 जारी किए। इस दौरान उन्होंने इस हज सुविधा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में इस अवसर पर बोलते हुए कहा, हाजियों के लिए सुविधाएं सिर्फ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार ने इसके लिए कई विभागों से समन्वय किया है। पिछले वर्ष व्यक्तिगत महिला हाजियों की संख्या 4300 की थी और इस वर्ष उनकी संख्या बढ़कर 5160 को पार कर गई है। विभाग के समन्वय से
हाजियों की सुविधा को उम्मीद है कि हाजियों की सुविधा मात्र मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की नहीं रही है। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने हर विभाग के समन्वय से हाजियों की सुविधा को और भी सुदृढ़ करने के लिए और भी मजबूत करने के लिए मिलकर समन्वय के माध्यम से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में कुछ कदम उठाए हैं। किस प्रकार का भारत के प्रति विदेश में और विशेषतः सऊदी अरब में आज एक दृष्टिकोण है, वो इस बात से संभवतः समझ में आता है कि पिछले साल जो महिला हाजी गईं बिना महरम के, उनकी संख्या लगभग 4,300 की रही है और इस साल उनकी संख्या बढ़कर 5,160 के भी ऊपर चली गई है। मैं ये विशेष रूप से इसलिए आज कह रही हूं कि आपके पास जिम्मा चाहे कोई भी क्यों ना रहे, लेकिन अगर आप हज करती हुई किसी महिला को किसी चुनौती के क्षण में पाएं तो निश्चित रूप से आप उनका सहयोग करेंगे, उन्हें सही राह दिखाएंगे। इस अपेक्षा के साथ आज हम यहां पर आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना में रविवार को जन विश्वास रैली को संबोधित किया। गांधी मैदान में महागठबंधन की रैली में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आप चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। आप लोग तो जानते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख नौकरी का? पटना में, बिहार में पोस्टर लगवाने हैं नीतीश कुमार जी। हमारे आदरणीय हैं, हमारे चाचा हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन पोस्टर लगवाने की रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा? अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा? असंभव है। सोचो, जो 17 साल में नहीं हुआ, उसी मुख्यमंत्री से, उन्हीं के हाथों 17 महीनों में हमने इसी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। महागठबंधन के साथियों को भी धन्यवाद देते कि विपरीत स्थिति में भी उन लोगों ने हमारा साथ दिया, लेफ्ट की पार्टियां, कांग्रेस पार्टियों ने। लेकिन 17 महीने में हम लोगों ने कितना काम किया? जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण की सीमा 75% कराया,
अति पिछड़े भाइयों का हम लोगों ने 24% बढ़ाया, पिछड़े भाइयों का बढ़ाया, हम लोगों ने दलित महादलित भाइयों का बढ़ाया, हमने आदिवासी भाइयों का बढ़ाया। जो काम आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था, किसी सरकार ने नहीं किया था, उस काम को बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया केवल 17 महीने। आरजेडी की जन विश्वास महारैली पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, दावे के हिसाब से जो महागठबंधन की 10 लाख की रैली होने वाली थी वो फर्जी निकली। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने मूल चरित्र में बदलाव लाने की कोशिश तो की, लेकिन ये बदलाव बदलने वाला नहीं है। लालू यादव महागठबंधन के नेताओं के बीच एकजुटता दिखाने के बजाय पुत्र की एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार के सदस्यों का नाम लेना यही परिवारवाद है। दावे के हिसाब से महागठबंधन की जो 10 लाख की रैली का दावा था वह बिल्कुल बेबुनियाद निकला, वो फर्जी निकला। और राष्ट्रीय जनता दल अपने मूल चरित्र में बदलाव की कोशिश तो किया, लेकिन बदलने वाला कहां है। आर से राइट फॉर गुंडागर्दी एकदम दिखाई पड़ा, जॉब फॉर लैंड जैसे, और डी से डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। अब महागठबंधन के नेताओं की एकजुटता नहीं बल्कि पुत्र की एकजुटता दिखाने का लालू जी प्रयास कर रहे थे। और परिवार के सदस्यों का नाम लेना यही परिवारवाद है। मीसा भारती का भी नाम ले रहे हैं, रोहिणी आचार्य का भी नाम ले रहे हैं, हाथ उठवा रहा जबरदस्ती लालू जी का। अब स्वाभाविक है, और ये अनुरोध माननीय लालू जी और माननीय तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि अति पिछड़ा और दलितों को जोड़ो। इसका मतलब आज भी वो राजनीतिक रूप से आपकी कार्य संस्कृति से घृणा करते हैं। ये बार बार इसकी सफाई देने की जरूरत क्या थी। माननीय नीतीश कुमार जी ने तो आपको प्रतिपक्ष का नेता बनाया। माननीय लालू जी, इस बात को स्मरित है ना, यह स्मरण में है आपको ना कि माननीय लालू प्रसाद जी ने आपके पुत्र तेजस्वी यादव को 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, तो सलट दिया आपको। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है कि पिता पुत्र बगैर नाम लिए चैन से नहीं बैठ रहे थे, एकदम लगातार जाप कर रहे थे कि नीतीश कुमार के बगैर सत्ता संभव है नहीं। इसलिए स्वाभाविक रूप से, और महागठबंधन के घटक दलों को आपने पारिवारिक राजनीति में औकात बताया, इसके लिए आपको लालू जी बधाई। जिस तरीके से लालू यादव ने कहा कि मोदी जो है फेक हिंदू है और उनकी मां के मृत्यु के पश्चात उन्होंने बाल नहीं कटवाए, कैसे देखते हैं? अब इस ढंग की भाषा माननीय लालू प्रसाद जी आपको शोभा नहीं देता है। जीवन के अंतिम चरण में आप हैं। इस ढंग की भाषा और व्यक्तिगत टिप्पणी आप जिस ढंग से कर रहे थे प्रधानमंत्री पर, राज्य के मुख्यमंत्री पर, यह निश्चित रूप से यह बताता है कि आपके पास भाषागत समृद्ध परंपरा नहीं है। इसी के चलते राजनीति के लंपटीकरण का जो आप पर आरोप लगता रहा है, उसका आज यथार्थ बोध हुआ है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं अगर यूपी बिहार में अगर 80 और 40 सीट हटा दिया जाए तो मोदी जी कहीं नहीं रहेंगे, वहीं से हट जाएंगे। अरे तो हटेगा, जाए 40 सीट जाएगा तब नहीं। ये जो हालत बना हुआ है, जो हालत बना हुआ है राष्ट्रीय जनता दल और उसके कुनबे का, पारिवारिक पार्टी का, तो कहां संभव है बिहार में। अरे अभी तो अति पिछड़ा दलितों के घर जाने की तैयारी आप कर रहे हैं, तो कहां आपको नसीब होने वाला है। इसलिए बिहार में तो कहीं कोई नसीब होने आए नहीं। उत्तर प्रदेश में नतीजे क्या आए हैं ये सर्वविदित है। ये भविष्यवाणी से बेहतर होता कि अब तो आचार संहिता 10 दिन 15 दिन में लग जाएगा। ना अभी सीट शेयरिंग का कोई मामला तय हुआ है, ना आपका कोई नीतिगत मामला तय हुआ है, ना नेतृत्वकर्ता का मामला तय है, न साझा कार्यक्रम का मामला तय है। इसलिए ये रैली सीधे तौर पर माननीय लालू प्रसाद के परिवार की राजनीतिक ताजपोशी थी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, आरजेडी नौटंकीबाजों की पार्टी है। ये लोग नेता नहीं अभिनेता हैं। जो लोग अभिनेता का रोल अदा कर रहे हैं, बिहार की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। तेजस्वी यादव जिस तरह का बयान देते हैं वो उनकी मन की हताशा को दिखाता है। बिहार के मुख्यमंत्री समय रहते जाग जाएं कि इन लोगों ने बिहार को 17 महीने में लूटा है।
राजद ये नौटंकीबाजों की पार्टी है। दुर्भाग्य से जिस बिहार लोकतंत्र की जननी रही, यहाँ लीडर पैदा होता था, अब यहाँ पर ये राजद जैसे लोगों में लीडर नहीं, ये एक्टर के काम कर रहे हैं। ये नेता नहीं हो सकता, ये लोग अभिनेता है। और अभिनेता लोगों को मनोरंजन कर सकता है, लोगों को वर्गला सकता है, लोगों की भावनाओं को भड़का सकता है, लोगों के सेंटीमेंट को जगा सकता है। ये कभी भी लीडर नहीं बन सकते। और जो लोग अभिनेता के रोल अदा कर रहे हैं, बिहार की जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। बिहार को लीडर चाहिए, लीड करने वाला, जिसका चरित्र साफ सुथरा हो, जो ईमानदारी से काम करे, जिसका व्यवहार सबके प्रति सहिष्णुता का रहे। ये किस तरह के बयान आप देखें, आज जिस तरह का बयान दिए हैं, मन के अंदर हताशा, निराशा, एक खीस, सत्ता से जाने की बेचैनी, ये साफ झलक रही है। बिहार के मुख्यमंत्री जी समय रहते वो जग गए कि 17 महीना में बिहार को लूट लिया। उन्होंने कहा कि ये लोग गड़बड़ सरवर कर रहा था, सत्ता का दुरुपयोग कर रहा था, सिर्फ करप्शन को बढ़ावा दे रहा था। एक भी उसका न विजन था, न विकास की सोच थी। और डेवलपमेंट के नाम पर, अरे गरीबों के मसीहा बन करके, गरीबों के हकमारी करके बिहार की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने वाले, गरीब को सपना मत दिखाइए। सपना साकार करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो एनडीए की सरकार, देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री है। आपको तो एक अवसर सुधरने का मिला था, लेकिन आपने अवसर गंवा दिया। अब भरमाने का खेल बंद करिए। कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, अगर कोई काला धन लेकर बीजेपी में शामिल होता है तो वो काला नहीं है। वहीं अगर कोई राजनीतिक परिवार से बीजेपी में शामिल होता है तो प्रधानमंत्री परिवारवाद के बारे में बात नहीं करते, जिसके चलते दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर दोहरे मापदंड वाली पार्टी होने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कर दी है और ये दावा किया जा रहा है कि हमको इसमें नहीं, तो इसमें एक बात तो आई कि 3 प्रदेशों में का नहीं है, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, जिनकी एक भी सीट नहीं आई। तो यानी कि ये मान रहे हैं कर्नाटक और तेलंगाना में तो हार चुकी बीजेपी, तो बीजेपी मान के चल रही है हरियाणा में भी वो हार के द्वार पे खड़ी है। तभी हरियाणा की एक सीट भी जो है कल नहीं आई, उस पर ज़्यादा मंथन कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। वो करें, सोच विचार तो 10 साल तक करना चाहिए था, लोगों को इतना दुर्दशा का सामना नहीं करना पड़ता। तो जो लोग करेंगे वो करें। परिवारवाद के आरोप को कांग्रेस पार्टी से लगा दे, वो तो जो है, देखिए जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अलग चल रहा है। अभी 6 महीने पहले के प्रधानमंत्री जी गए महाराष्ट्र, तो उन्होंने कहा कि इरिगेशन घोटाला और परिवारवाद के प्रतीक अजीत पवार को निशाने पर लिया प्रधानमंत्री, कि भ्रष्टाचार के प्रतीक बताया, परिवारवाद के प्रतीक बताया। अभी परसों गए महाराष्ट्र में तो उन्होंने कहा कि अजीत पवार का एक संघर्ष रहा है महाराष्ट्र के प्रति। तो वो ये इस तरह के 100 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। बीजेपी के पास जो है ऐसी वो है कि भाई काला धन वाले बीजेपी में जाए लो तो काला धन नहीं रहता। किसी को परिवार की पृष्ठभूमि से कोई आए तो परिवारवाद की बात नहीं रहती। तो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, ये देश में लोग देख रहे हैं, ये दोहरे मापदंड वाली पार्टी है। ये दोहरे मापदंड वाली पार्टी है। पार्टी के पास असीम धनबल और असीम अहंकार, दोनों ही, धनबल भी पार्टी में रिकॉर्ड तोड़ धनबल और रिकॉर्ड तोड़ अहंकार। 10 साल हरियाणा में आपने क्या काम कराया? आपने रोहतक में कल दुर्दशा देखी, पूरे प्रदेश में आप देखो। 10 साल में अगर रोहतक में कोई विकास कार्य हुआ तो बिल्डिंग बनी है इनके ऑफिस की, ऐसी आलीशान ऑफिस की जो बिल्डिंग बनी। ऐसा अगर कोई अस्पताल बनता, हमारे समय 68 अस्पताल बने थे, इनके समय एक भी बनता। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी बनती, हमारे समय 12 यूनिवर्सिटी बनी प्रदेश में, इनके समय बनती। ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज बनता, ऐसा कोई स्टेडियम बनता, ऐसी कोई मेट्रो आती,
ऐसी कोई IMT आती तो हम मानते 10 साल में काम हुआ है, लेकिन 10 साल में उनके ऑफिस हम तो कह रहे हैं कि आपका असीम धन, हम इस बात का आदर करते हैं कि आपने इतना धन जुटा लिया भाजपा वालों, आप अपना एक दफ्तर बनाओ तो उसके साथ एक अस्पताल भी खोल दो। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का नाम भी शामिल है। उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल से टिकट मिला है, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इस बीच टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनके मन में पवन सिंह के खिलाफ या एक कलाकार के रूप में कुछ भी नहीं है, लेकिन विशेष रूप में एक व्यक्ति के वीडियो और फिल्मों में बंगाली महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे शख्स को बीजेपी आसनसोल से मैदान में कैसे उतार सकती है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। हम पवन सिंह व्यक्ति या पवन सिंह आर्टिस्ट के कलाकार के खिलाफ मेरा कुछ नहीं है। मैं व्यक्ति पवन सिंह के बारे में भी मेरा कोई कुछ किसी भी तरीके का कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिनके वीडियोस में, फिल्मों में पर्टिकुलरली बंगाली औरतों को टारगेट किया गया है, उनके बारे में डेरोगेटरी शब्द यूज़ किया गया है, उनके ऊपर मजाक उड़ाए गए हैं, शब्द जो है वो कुरुचिकर है, उनको क्या सोच के बीजेपी जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उन्हें आसनसोल से फील्ड कर सकती है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन उसका उत्तर बड़ा सहज है। इसलिए सहज है क्योंकि बीजेपी बंगाली सेंसिबिलिटीज को कभी महत्व भी नहीं दिया, कभी समझने की कोशिश भी नहीं किया। आसनसोल में आप देखिए ये बड़ा स्पष्ट है, उनको लगता है कि नॉन बंगाली वोटर्स बहुत है, पवन सिंह नॉन बंगाली उस इलाके के लोगों के ऊपर उनके गाने हिट है, वो है, तो उसी से वो जो है उन्होंने वोट में उनको उतार के वोट जीतने की उन्होंने बात की है। वही उनके प्लान है, वही उनका तरीका जो है कल स्पष्ट हुआ था। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि देखिए हमको उन्होंने क्या गाना बनाया, उनको उन गाने जो है बड़े हिट होंगे, मैं उससे मेरे को कोई परहेज नहीं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली बंगाल की औरतों को उन गानों से अगर बहुत ही कथित रूप से बहुत खराब शब्दों में, बहुत ही डेरोगेटरी शब्दों में उसका अगर इस्तेमाल हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए था कि बंगाल में इसका बहुत खराब असर पड़ेगा। और टीएमसी के प्रेशर में और सब लोगों ने इवन मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा लगता क्या कि ऐसा कोई जो बंगाली औरतों को हम सबके घर में माँ बहन है, जिस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो उनके वीडियो के नाम है, वो बंगाल के चुनाव में लड़ते हैं, या ये क्या ठीक बात होती? और बीजेपी आज सुबह तक अमित मालविया बोलिए, पवन सिंह खुद बोलिए, इंटरव्यूज दे रहे थे, उनका कैंडिडेचर को वाउच किया जा रहा था, सपोर्ट किया जा रहा था। अचानक जो है ये तो स्पष्ट है कि पवन सिंह को जबरदस्ती ये ट्वीट करवाया गया है क्योंकि ये नामुमकिन है, एब्सोल्युटली नामुमकिन है कि पहली लिस्ट में ही बीजेपी ऐसा किसी कैंडिडेट का नाम घोषणा करेगी जिससे बात नहीं हुई होगी, जिनका कंसेंट नहीं ले लिया गया होगा, तो इसके बगैर पवन सिंह का नाम अनाउंस हो ही नहीं सकता है। तो अचानक 3 घंटे में क्या हुआ कि उन्होंने ट्वीट कर दिया। लेकिन एक चीज गौर करिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं वो चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने बोला कि आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो लड़े, वो बिहार से लड़े, उत्तर प्रदेश से लड़े, जहाँ पे उनके गाने हिट है, ये है, बिल्कुल लड़े। लेकिन बंगाली औरतों को जहाँ पे असम्मान की गई है, वहाँ से उनको लड़ने की जो है अधिकार नहीं दिया जाएगा, और टीएमसी ने ये साबित करके दिखाया। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के प्रभारी कन्हैया कुमार ने बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा देश में बेरोजगारी के हालात ऐसे हो गए कि हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। विदेशों में भारतीयों के लिए मृत्यकाल शुरू हो गया है। रूस में 20 भारतीय नौजवानों को बंधक बनाया हुआ है क्योंकि हमारे देश में नौजवानों के लिए मृत्यकाल चल रहा है। यदि केंद्र सरकार हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देती तो नौजवानों को विदेश नहीं जाना पड़ता। पिछले 10 साल में बेरोजगारी दर 2 गुना बढ़ी है। रूस में 20 नौजवानों को, भारतीय नौजवानों को बंधक बना करके रखा गया है। बंधक क्यों बना करके रखा गया है? क्योंकि हमारे देश में युवाओं के लिए मृतकाल चल रहा है। देश में तो नौजवानों के लिए मृतकाल चल ही रहा था। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अब विदेशों में भी भारतीय नौजवानों के लिए
मृतकाल शुरू हो गया है। रोजगार के बड़े बड़े दावे किए गए। सरकार ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। अगर हर साल देश में 2 करोड़ नौकरी दी जाती तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। आप जानते हैं कि रूस के पास परमानेंट आर्मी नहीं है, ठेके पर आर्मी है। हमारे देश में भी जो है ठेके पर अग्निपथ योजना लाई गई है, ठेके पे जवानों को बहाल किया जाएगा और वहां पर जबरदस्ती भारतीय नौजवानों को एक तरीके से बंधक बना करके रखा गया है। उसमें से सिविलियन वर्क में गुजरात का एक नौजवान, नोट कीजिएगा, गुजरात मॉडल, गुजरात का एक नौजवान, उसकी दुखद मौत हो गई है। और इस संवेदनशील विषय पर चारों तरफ चुप्पी है। होता है ना कि मोबाइल में एक वाइब्रेशन मोड होता है और एक साइलेंट मोड होता है। तो जब प्रचार की बात आती है, फोटो ऑप का बात आता है, तो प्रचार मंत्री सक्रिय हो जाते हैं, वाइब्रेशन मोड ऑन हो जाता है। और देश से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, नौजवान से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, तो साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। ये कितनी गंभीर विषय है कि देश में अगर देश के नौजवान अपने देश के लिए शहादत दे रहे हैं, जान दे रहे हैं, तो यह बात समझ में आती है कि यह देशभक्ति है, राष्ट्र के लिए जो है आप अपनी जान दे रहे हैं। दूसरे देश की लड़ाई में, दूसरे देश के वार में भारतीय नौजवानों को क्यों जाना पड़ रहा है? इसका एक सीधा संबंध ये है कि हमारे देश में जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी का दंश उनको झेलना पड़ रहा है। और आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में बेरोजगारी दर लगभग दोगुनी हो गई है। 45 साल में देश के इतिहास में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। लाखों पद केंद्रीय विभागों में खाली हैं और सरकारी जो क्षेत्र हैं, राज्य सरकार के अधीन जो आते हैं, उसकी तो हालत आप सब देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। जब हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजर रही थी तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक नौजवान आया और कहा, भैया जितना इस देश में लव लेटर लीक नहीं होता है, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। मतलब नौजवानों की स्थिति यह है कि एक तरफ या तो भर्ती नहीं की जाती है, भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो न्यायालय के अधीन चली जाती है। और आप भर्ती की प्रक्रिया और उसमें होने वाले प्रश्न पत्र की तो अलग बात है। अभी आज आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बोर्ड के पेपर भी लीक हो गए हैं। ये जो देश के नौजवानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, और मैं आप सब लोगों से एक आंकड़ा साझा करना चाहता हूं। अभी से कुछ महीने पहले ही 1 घंटे से कम समय में 1 नौजवान आत्महत्या कर रहे थे देश में। अभी का आंकड़ा यह है कि 1 घंटे से कम समय में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब देश में रोजगार नहीं मिलेगा तो देश में आत्महत्या करने की स्थिति है। और रोजगार पाने के उद्देश्य से वॉर जोन में जाकर के, युद्ध क्षेत्र में, दूसरे देश की सेना में जबरदस्ती जो है बंधक बना करके नौकरी करवाने की स्थिति पैदा की गई है। और आप सब लोगों ने ये न्यूज भी शायद देखा होगा, अखबार के किसी कोने में आखिरी पृष्ठ पे होगा कि एक न्यूज और चली थी कि इजराइल में लेबर नहीं मिल रहा है इजराइल को, इसीलिए बहुत सारे माफिया देश में सक्रिय हो गए हैं अलग अलग राज्यों में। और जो हमारे देश के नौजवान हैं उनको एक तरीके से उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और एआरओ की भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आई है। पेपर लीक के मामले में परीक्षा निरस्त किए जाने और परीक्षा नियंत्रक को हटाए जाने के बाद आयोग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। यूपी लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक के मामले में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर प्रयागराज के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। एफआईआर में कहा गया कि 11 फरवरी को परीक्षा शुरू होने से पहले 2 सीरीज में कुछ सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। वहीं सीएम योगी ने पेपर लीक मामले में कड़ा एक्शन लेने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को पूरे जीवन जेल में रहना पड़ेगा। आरोपियों के परिजनों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।
किसी को भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। पांचाल घाट पर मेला रामनगरिया लगा हुआ था, जिसके समापन के बाद आलाधिकारी स्वच्छता अभियान को पलीता लगा रहे थे। मेला रामनगरिया में बनाए गए शौचालय के गड्ढे खुले पड़े हुए थे, जिसमें गौवंश गिर रहे थे। वहीं गंगा तट पर भी गंदगी का अंबार लगा हुआ था। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत मेला व्यवस्थापक से की, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। वहीं मेला क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साधु संतों में आक्रोश व्याप्त है। जे मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, मैं लास्ट में जाता हूँ, सबसे पहले आता हूँ। अब की बार मैं विशेषकर इसीलिए रुका हुआ हूँ कि इनके ढोल का पोल खोलना है शासन का भी। शासन जो भ्रष्टाचारी है फैला रहा है, जे मोदी के चुनाव के लिए, मोदी योगी की छवि खराब करने के लिए इन कर्मचारियों ने जो हरकत की है। मैं दिन भर देख रहा हूँ कचरा और लैट्रिनों के गड्ढे, इनमें गाय गिर के मर जाए या दब जाए, कुछ भी हो, इस पर कोई शासन की नजर नहीं है। गंदे नाले पर मीटिंगें करते, राजनीति। आज खुद ही साधु लोग गंदगी छोड़कर गए। वे मताधीश दिखाई नहीं दे रहे, कोई सचिव, कोई उपाध्यक्ष, कोई फलाने। 2 महीना राजनीति करते रहे। वे मंदिरों में बैठे, मठों में, कहीं कोई कहता मैं साईं मंदिर को हटाऊंगा, कहीं साईं मंदिर मूर्ति हटाऊंगा। अरे इस पे आंदोलन तो करके देखो। मूर्ति हटाने को पहुंच रहा है, पहले तुम्हारे मुंह के सामने गंदगी डली, उसके लिए तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। हापुड़ पुलिस व गौकशों की देर शाम मुठभेड़ हो गई। वहीं जवाबी कार्रवाई में 2 गौकशों के पैर में गोली लगी। बाबूगढ़ थाना प्रभारी पटनीश कुमार ने बताया, देर शाम मोहम्मदपुर आजमपुर के जंगल में गौकशी की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया और पुलिस को देखकर गौकशों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग में 2 तस्कर घायल हो गए और तीसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। वहीं मौके से जिंदा गौवंश, बाइक व गौकशी के उपकरण के साथ अवैध असलाहा बरामद किया गया। मैनपुरी में बुझिया पुल के पास देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 इनामी बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने बताया 2 बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। वहीं बदमाशों की घेराबंदी करते हुए 2 बदमाशों को दबोच लिया गया। पुलिस ने 20,000 से अधिक की नकदी, चोरी की 1 बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए। फिलहाल घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया और बाकियों की तलाश जारी है। करहल पुलिस द्वारा तखरो रोड जाने वाली पुलिया पे चेकिंग की जा रही थी। सामने से 2 मोटरसाइकिल सवार आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। जब पीछा किया तो भागने वाले लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति, जिसका नाम शिवम सनाब जबर सिंह निवासी कैल एलायू का रहने वाला है, वो घायल हुआ तथा कामिंग के बाद दूसरा व्यक्ति पिंटू सनाब इंद्रपाल निवासी कैल एलायू का रहने वाला गिरफ्तार किया गया। ये दोनों अभियुक्त 9/2/24 को करैल थाने में एक टप्पेबाजी में शामिल थे। अब वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।